हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो ये है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कि आपने वी हैव लर्नड इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। जैसे क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन में एटम को कैसे बैलेंस करते हैं और कैसे फार्मूला बनाते हैं। तो इसमें बोला है केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट के जो एटम होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि जब केमिकल रिएक्शन होगी तो वो जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाएगा। मतलब अगर हमारे पास ऑक्सीजन एटम है रिएक्टेंट में, तो उसका प्रोडक्ट हाइड्रोजन बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में लिया है तो प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सव्हेयर। ऐसा भी नहीं होता है कि जो एटम है, जो मिक्सचर बनाया है, वो डिसअपियर हो जाए और वो दिखे नहीं हमें। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। अब केमिकल रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है, जो बॉन्ड होते हैं एटम के बीच में, बॉन्ड बनते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहे हैं ना। तो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स बनता और जो ब्रेक डाउन होता है, तो उससे क्या बनता है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, यू विल स्टडी अबाउट टाइप ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। अब ये बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं, ये आप चैप्टर 3 और 4 में पढ़ोगे। सॉरी, फर्स्ट ये है हमारा केमिकल रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन कैसे फॉर्म होती है, कम्बिनेशन से ही पता लग रहा है कि दो टाइप्स के हम रिएक्टेंट लेंगे और उससे एक चीज़ कंबाइन होके बनेगी। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। टेक, पहले तो एक्टिविटी 1.4 में क्या बोला है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। एक देखो, ये इस तरह का दिख रहा है आपको, ये क्या है, इसको हम बीकर बोलते हैं। बीकर में क्या लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम एक ही चीज़ होती है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड लिया हमने और स्लोली ऐड वाटर टू इट, और इसमें क्या करेंगे हम, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे। आपने क्या करना है, उसको शेक करना है और उसके बाद रख देना है। आप देखोगे जैसे आप टच करोगे वो गर्म होगा। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई चेंजेस आएगी तो आपने वो ऑब्जर्व करनी है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइग्रोसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जब ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या प्रोड्यूस होता है, स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम को क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आ जाता है पेपर में। एक ही जैसे एक नंबर का भी पूछ लग सकते हैं कि डिफाइंड केमिकल कम्बिनेशन रिएक्शन एंड गिव एग्जांपल, तो आपको ये सारा लिखना पड़ेगा उसमें। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आता है CaO। ये जो क्विक लाइम है, क्विक लाइम हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है। जब वाटर डाला जाता है इसमें तो क्या बन जाता है, स्लेक्ट लाइम बन जाता है, जिसका फॉर्मूला है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्विक लाइम का भी पता होना चाहिए क्या फार्मूला होता है इसका, स्लेक्ट लाइम का भी पता होना चाहिए क्या फार्मूला होता है। तो क्विक लाइम का फार्मूला आपको पता लग गया होगा, CaO, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, और स्लेक्ट लाइम का क्या फार्मूला होगा, CaOH ट्वाइस। ठीक है, स्लेक्ट लाइम बोलते हैं इसको। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है तो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, और सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो, ये जो इसकी डेफिनेशन है यहाँ से करनी है आपने, कैसे बोलोगे
कैसी होगी कम्बिनेशन रिएक्शन की? अगर आपको डेफिनेशन लिखने को आ गई तो आप क्या बोलोगे? अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज टू फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्या लिया है आपने? दो रिएक्टेंट लिए हैं ना, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, दो रिएक्टेंट लिए हैं और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? कम्बिनेशन रिएक्शन का। ओके, अदर हमारे चलो ये भी पढ़ लेते हैं, क्या है ये? A solution of slaked lime produced by reaction 1.13 is used for white washing wall। जो स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस होता है, जो हमने ये रिएक्शन की कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, कौन सी रिएक्शन की? ये की ना हमने, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था। तो ये कहाँ यूज़ करते हैं? वॉशिंग वॉल्स को धोने के, वॉश करने के लिए यूज़ किया जाता है ये स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो इससे क्या लेयर बन रही है? कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन रही है वॉल्स के ऊपर। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days of white washing and gives a shiny finish to the walls। जैसे आपने देखा होगा दीवारों पर जब वाइट वॉश करा जाता है, सफेदी करी जाती है, तो क्या होता है? ऐसा नहीं कि एकदम से ही उसमें कलर आ जाता है, उसमें पहले जैसे फेड लगेगा आपको कलर, बट आप 2-3 दिनों के बाद देखोगे तो उसमें शाइन जैसी आना स्टार्ट हो जाती है दीवारों में। It is interesting to note that the chemical formula of marble is also CaCO3। और आपको पता होना चाहिए, और ये नोट कर लो आपकी, ये जो मार्बल का फार्मूला है वो भी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ओके, अब आपको अदर एग्जाम्पल भी बताए जाएंगे इसके, कम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल बता देती हूँ। और लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म CO2 गैस। ठीक है, कार्बन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखा जाता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर सेकंड है कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैस एंड O2 गैस। मतलब H2 गैस लेते हैं और O2 गैस लेते हैं तो क्या बनता है? वाटर बनता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे कम्बिनेशन रिएक्शन की, कम्बिनेशन जो रिएक्शन है उसके एग्जांपल हो गए। तो आपको पता लग गया होगा, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए डिफाइंड कम्बिनेशन रिएक्शन एंड गिव एग्जांपल, तो देखो आपने ये एग्जांपल दे देने हैं और डेफिनेशन भी लिख देनी है। एक एग्जांपल मैंने पीछे करवा दिए, एक दूसरा और ये तीसरा, तो 3 जो एग्जांपल है वो सफिशिएंट होते हैं। फिर है इन एक्टिविटी 1.4 वी आल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब दो चीज़ों को मिलाया जाता है लार्ज अमाउंट में तो उससे हीट भी इवॉल्व होती है, हीट भी निकलती है उससे। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, और इसकी वजह से जो रिएक्शन मिक्सचर जो हमने बनाया होता है वो गर्म हो जाता है। रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन? तो यहाँ से लिख देना आपने, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड ड्यू अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, मतलब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया जाता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है तो साथ साथ में हीट भी रिलीज होती है वहाँ से। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब ऐसा भी पूछा जा सकता है पेपर में कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल दो। अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर, क्या क्या हैं एग्जाम्पल? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या होती है? मीथेन का फॉर्मूला है ये CH4 गैस,
+2 O2 गैस टू फॉर्म CO2 गैस +2 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल भी। डू यू नो द रिस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? क्या आप जानते हो कुछ जो रिस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जीज टू स्टे अलाइव। जैसे कि हम जानते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जो हम खाना खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेशन के ड्यूरिंग क्या होता है? फूड जो है वो छोटे छोटे पीसीज में, छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि आपको पता है राइस में, पोटैटो में, ब्रेड में, सभी में क्या प्रेजेंट रहता है? कार्बोहाइड्रेट। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। और ये जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है तो इससे क्या फॉर्म होता है? ग्लूकोज फॉर्म होता है। दिस ग्लूकोज combines with oxygen in shell of our body and provides energy। ये ग्लूकोज कहाँ कंबाइन होता है? हमारी बॉडी के जो शेल होते हैं, शेल में जो ऑक्सीजन होती है उनके साथ ये ग्लूकोज क्या हो जाता है? कंबाइन हो जाता है, मतलब मिल जाता है, और जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। और ये स्पेशल नेम है इस रिएक्शन का जिसको हम रिस्पिरेशन रिएक्शन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6। चैप्टर 6 में भी आप इसके बारे में, रिस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ोगे, और छोटी क्लासेस में भी आपने ये पढ़ा है। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6 एक्वस फॉर्म में मिलता है ये हमें, और ऑक्सीजन एक्वस फॉर्म में तो क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्वस फॉर्म में मिलती है हमें, और 6 वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में, और उससे एनर्जी भी मिलती है हमें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो वेजिटेबल होती है, वेजिटेबल जब जो यूज़ की वेजिटेबल है, मतलब सब्जियां लाते हैं हम, जो खाने मतलब ईटेबल खाने लायक जो सब्जी होती है उसको हम काट लेते हैं, बना लेते हैं, पर कुछ उसका वेस्ट मटेरियल भी बच जाता है। तो वेस्ट मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं? उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। डिकम्पोज करके हम उससे खाद बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आइडेंटिफाई the type of reaction taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of single product। आपने क्या करना है? जो रिएक्शन के टाइप हैं एक्टिविटी 1.1 में, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे हीट रिलीज हो रही है और कहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट हमने पढ़ लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, सॉरी। सेकंड है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो एक्टिविटी रीड कर लेते हैं। क्या है ये एक्टिविटी? टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। आपने क्या करना है? बॉइलिंग ट्यूब का भी पता होना चाहिए, ऐसे टेस्ट ट्यूब को बोलते हैं बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, इसमें क्या लेना है आपने? 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेने हैं। ठीक है, और ये जो आपने टेस्ट ट्यूब लेनी है बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, ये सूखी होनी चाहिए। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। उसमें आपने फेरस सल्फेट का जो कलर है उसको आपने
फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो कलर है उसको आपने नोट डाउन करना है। फिर उसके बाद हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन इन फिगर। उसके बाद क्या करना है, ये जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में जो बॉइलिंग ट्यूब है उसको हीट करना है स्पिरिट लैम्प या बर्नर के ऊपर, ठीक है। और उसमें आपने फिर से नोट करना है कि क्या हो रहा है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। हीट करने के बाद क्रिस्टल का जो कलर है उसको भी आपने ऑब्जर्व करना है। ओके, फिर है हैव यू नोटिस दैट ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज़ चेंज्ड। आपने नोटिस करना है कि जो ग्रीन कलर फेरस सल्फेट क्रिस्टल का पहले क्या था, ग्रीन कलर था, क्या वो चेंज हुआ, उसमें कुछ चेंजेस आ रही है। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। जो बर्निंग सल्फर है उसका जो ऑर्डर होता है, उसकी जो सुगंध है, ठीक है, उसकी जो स्मेल है उसको आपने पहचानना है कि कैसी स्मेल आ रही है उसमें। फिर है इसकी रिएक्शन फेरस सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4 सॉलिड फॉर्म में मिलता है हमें। जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 गैस, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बोल सकते हैं इसको। In this reaction, you can observe that single reactant break down to give simpler product. इस रिएक्शन में क्या नोटिस करोगे आप कि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर सिंपलर प्रोडक्ट दे रहा है, जिसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। मतलब रिएक्टेंट में तो एक ही कंपाउंड है पर प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। Okay, the ferrous sulfate crystal FeSO4 7H2O loss water when heated and color of crystal changes. जब फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं FeSO4 7H2O, ये क्या करता है, वाटर को लूज करता है जब इसको गर्म किया जाता है, और इसका क्रिस्टल का जो कलर है वो भी चेंज होता है। इट देन डिकम्पोजेज टू फेरिक ऑक्साइड, और ये डिकम्पोज होके क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। ओके, फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड व्हाइल सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर गैसेस। ओके, गॉट इट। फिर है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड and carbon dioxide on heating is important decomposition reaction used in various industries. Calcium oxide is called lime और quick lime, और कैल्शियम कार्बोनेट से, अब यहाँ पे देखो रिएक्शन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड, मतलब एक ही सिंगल रिएक्टेंट लिया हुआ है हमने, ठीक है, और उससे क्या बन रहे हैं, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इसमें क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया तो उससे क्या बन रहा है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको हम क्विक लाइम और लाइम भी बोलते हैं। इट हैज़ मैनी यूजेस, वन इज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है लाइम और क्विक लाइम का, वो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग, जब सीमेंट तैयार किया जाता है तो उसमें भी डाला जाता है ये लाइम, क्विक लाइम। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में की जाती है तो इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, फिर है अनदर एग्जाम्पल, Another example of thermal decomposition reaction is given in activity 1.6. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दूसरे एग्जाम्पल भी हैं, जैसे एक्टिविटी 1.6 में क्या क्या किया है। पहले तो एक देखो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब दिख रही है आपको, बॉइलिंग ट्यूब भी बोलते हैं इसको। ओके, तो क्या बोला है, टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर।
लेड नाइट्रेट पाउडर कितना लेना है, 2 ग्राम। इसमें लेना है, बॉइलिंग ट्यूब में लेना है। उसके बाद होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद द पेयर ऑफ टोंग। जो यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं टोंग। घर में देखा है ना चिमटा, जो रोटियां बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वही वो उसी तरह का एक टोंग होता है ये, ठीक है। Yes, you will observe the emission of brown fumes. These fumes are of nitrogen dioxide. The reaction that take place is, आप ऑब्जर्व करोगे कि जब आप नाइट्रेट, यहाँ लेड नाइट्रेट आपने डाला बॉइलिंग ट्यूब में, और इसको जब जलाया, मतलब हीट की प्रेजेंस में बर्नर के ऊपर रखा और इसमें से फ्लेम निकलने लगी, तो आपने नोट किया होगा इसका कैसे कलर आ रहा है, क्या हो रहा है इसमें। तो इसमें क्या आ रहा था, ब्राउन फ्यूम्स आ रहे थे, मतलब ये धुआं कैसा निकल रहा था, ब्राउन निकल रहा था, भूरा भूरा। दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये फ्यूम्स क्या था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोला जाता है इसको। द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इज, और अगर हमें रिएक्शन के रूप में लिखना है ये, तो कैसे लिखेंगे, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला होता है, PbNO3 ट्वाइस, सॉलिड फॉर्म में। और जब इसको हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, लेड ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, और 4NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन। ओके, let us perform some more decomposition reaction as given in activity 1.7 and 1.8। और भी बहुत ज़्यादा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो परफॉर्म की जा सकती है। एक्टिविटी 1.7 और 1.8 में भी कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। तो एक्टिविटी 1.5 में क्या एक्टिविटी दी हुई है, टेक अ प्लास्टिक मग। सबसे पहले आपने क्या लेना है, घर में देखो सभी के प्लास्टिक मग होता है, देखा है सभी ने, जो नहाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल सम 2 होल्स एट इट बेस। ये क्या होता है, इसका ऊपर वाला हिस्सा है और ये इसका क्या है, बेस, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देने हैं, 2 होल्स कर देने हैं। फिर क्या करना है, फिट रबड़ स्टॉपर, और यहाँ पे क्या कर देना है, रबड़ स्टॉपर फिट कर देने हैं दोनों। ये क्या है, रबड़ स्टॉपर, ठीक है। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दिस रबड़ स्टॉपर, और रबड़ स्टॉपर के साथ क्या फिट करना है, ये देखो ये दिख रहा है, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर क्या डाला हुआ है, ये इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसको, कार्बन के इलेक्ट्रोड इसमें डाल दिए गए हैं, रबड़ स्टॉप के साथ इसको बंद कर दिया गया है। कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। फिर यहाँ पे देखो ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड एक कैथोड, ठीक है। वो किसके साथ, यहाँ पे देखो स्विच लगा हुआ है, और ये क्या है, बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी के साथ ये इलेक्ट्रोड कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है, उसके बाद फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। उसके बाद क्या डाल दिया है, इस मग में पानी डाल दिया गया है, ठीक है, ताकि ये जो इलेक्ट्रोड हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं कार्बन के, वो पूरे एकदम से इमर्स्ड मतलब डूब जाए पानी में। ये ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके बाद 2-3 ड्रॉप्स इसमें क्या डाली गई हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। ओके, टेक 2 टेस्ट ट्यूब filled with water and insert them over the 2 carbon electrode। उसके क्या बाद देखो, पहले क्या किया, एक मग लिया, मग में 2 होल्स किए गए, यहाँ पे इलेक्ट्रोड, कार्बन के इलेक्ट्रोड लगाए गए, ठीक है। उसके बाद पानी डाला गया, फिर 2-3 ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड की डाली गई। उसके बाद क्या करा गया कि 2 टेस्ट ट्यूब भी ले ली अब, ठीक है। Take 2 test tube filled with water and insert them over the 2 carbon electrode।
इसमें क्या, ये जो 2 टेस्ट ट्यूब ली गई, ये क्या कर दी गई, इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा लगा दिया इसको, ठीक है, दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर। स्विच ऑन द करंट, उसके बाद यहाँ पे ये जो स्विच लगा है ना, यहाँ से ऑन किया गया। लीव द एपरेटस अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, जैसे ही इसको ऑन किया गया कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बस यहाँ से ऑन करना है, इसको हिलाना डुलाना नहीं है, ठीक है, और इसको ऐसे ही कुछ टाइम के लिए रखना है। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं, दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर जो टेस्ट ट्यूब है ना लगी हुई, यहाँ पे आप बबल्स नोट करोगे, ठीक है। दीज बबल डिस्प्लेस वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब में वाटर को डिस्प्लेस करने का काम कर रहे हैं ये बबल। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, क्या सभी में, ये जो दोनों टेस्ट ट्यूब लगाई हुई हैं तो दोनों में क्या एक जैसे ही वॉल्यूम की गैस फॉर्म हो रही है। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद रिस्पेक्टिव गैस रिमूव देम रिस्पेक्टिवली, एक बार टेस्ट ट्यूब फिल की गई गैस से और उसको हटाया गया केयरफुली, फिर नोट करना है आपने कि क्या क्या हो रहा है इसमें। टेस्ट दिस गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। उसके बाद क्या किया गया, ये जो आपने क्या करना है, इसको टेस्ट करना है कि, और कैंडल को नज़दीक लाना है और उसमें नोट करना है कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। इन गैसेस के नज़दीक लाना पड़ेगा आपको कैंडल और नोट करना पड़ेगा कि हो क्या रहा है टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कैंडल ला के देखना पड़ेगा कि क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है। फिर है क्वेश्चन, दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय टीचर, ये जो ऑब्जर्वेशन करना है ये टीचर के प्रेजेंस में ही करना है। व्हाट हैपन इन दिस केस, इन ईच केस, हर एक केस में क्या हो रहा है। दिस गैसेस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में गैसेस प्रेजेंट हैं। फिर है एक्टिविटी 1.8, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। अब ये होती है चाइना डिश, वाइट कलर की दिखेगी आपको, अगर आप लैब में जाओगे तो आप चाइना डिश, जैसे चाइना डिश घर में भी होते हैं बर्तन चाइना डिश के, ठीक है, चाइना के बने हुए जो वाइट कलर का, तो वैसे होती है ये चाइना डिश बोलते हैं इसको। इसमें क्या करना है आपने, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड डालना है। व्हाट इज़ इट्स कलर, और इसका कलर नोट करना है आपने। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, ये चाइना डिश कहाँ छोड़ देनी है आपको, सनलाइट की प्रेजेंस में छोड़ देनी है। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कलर, कि सिल्वर क्लोराइड का कुछ टाइम के बाद सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या ऑब्जर्व किया आपने, ठीक है। You will see that white silver chloride turn gray in sunlight. This is due to decomposition of silver chloride into silver and chlorine by the light. आप नोटिस करोगे, आप देखोगे इसमें कि जो सिल्वर क्लोराइड था जो कि वाइट कलर का था, जैसे ही सनलाइट की प्रेजेंस में रखा तो ये पहले एक ही था रिएक्टेंट, यहाँ पे एक ही था, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, मतलब यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। एक तो सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होके सिल्वर ही रहा यहाँ पे और क्लोरीन, ठीक है। और ये रिएक्शन भी लर्न कर लेनी है आपने। 2AgCl सॉलिड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स और 2 एटम सिल्वर के जो सॉलिड फॉर्म में है और क्लोरीन गैसियस फॉर्म में मिलेगा। फिर है व्हाट कॉजेज दिस, इसका क्या कारण है। द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरिलियम सल्फेट BaSO4 इज फॉर्म बाय द
reaction of SO4 to negative and Ba2 positive. The other product form is sodium chloride, which remains in the solution. Such a reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. Sorry. एक्चुअल में ये पेज भूल गए हम. सॉरी. सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे. सिल्वर ब्रोमाइड, जैसे हमने सिल्वर क्लोराइड का केस किया, वैसे सेम सिल्वर ब्रोमाइड का केस भी होगा. अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड को इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रखेंगे तो एक तो सिल्वर बनेगा और एक ब्रोमीन गैस बनेगी. द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. और ये जो रिएक्शन है इसका हम कहाँ यूज़ करते हैं? फोटोग्राफी में करते हैं. पहले देखो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ जब बनाए जाते थे ना, तो उसमें सिल्वर ब्रोमाइड सोल्यूशन डाला जाता था. बट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज कॉज दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ये क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही कारण है कि एनर्जी कैसे फॉर्म होती है. विच we have seen that the decomposition reaction required energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants. आपने देखा जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई तो उसके लिए हमें एक तो हीट चाहिए, या तो लाइट चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए. द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. अब देखो पेपर में ये भी पूछा जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो पूछा जाएगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है. तो आप बोलोगे एक रिएक्टेंट लेते हैं, उससे दो या दो से ज़्यादा भी क्या बन सकते हैं? प्रोडक्ट बन सकते हैं. उसको हम डिकम्पोज मतलब किसी चीज़ का टूटना, ब्रेक डाउन होना. तो ये हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है. किसी भी चीज़ को तोड़ना है तो ब्रेक डाउन करना है. वैसे ही अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे एक्सोथर्मिक पढ़ाया मैंने, वैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन भी पूछी जाती है. एक्सप्लेन एंडोथर्मिक रिएक्शन, की एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है. तो आपको पता होना चाहिए एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है. द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. जब रिएक्शन होती है तो उसमें एनर्जी अब रिलीज नहीं हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है. उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे. ओके. फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट से पता लग रहा है कि एक एटम दूसरे एटम के साथ क्या हो रहा है? प्लेस को चेंज कर रहा है. उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये इम्पॉर्टेंट है ये एक्टिविटी, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. एक्टिविटी 1.9. टेक 3 आयरन नेल एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर. आपने क्या लेना है? पहले 3 नेल ले लेनी है. कीलें होती है ना घर में सभी के लोहे की, तो वो ले लेनी है और सैंड पेपर के साथ उसको अच्छे से साफ कर लेना है. टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज A and B. इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. आपने क्या करना है? 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसको मार्क लगा देना है, ये A मार्क और B मार्क. ठीक है. और हर एक टेस्ट ट्यूब में क्या डालना है? 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालना है. टाई 2 आयरन नेल विद द थ्रेड एंड इमर्स्ड देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब B फॉर अबाउट 20 minutes. आपने अब क्या करना है? एक तो आपने मार्क कर दिया A, दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया B. अब क्या करना है? 2 आयरन नेल्स वहाँ पे भी थ्रेड के साथ इमर्ज कर लें, जैसे यहाँ पे बताया है ना. 2 नेल लेनी है और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है ना, और ये थ्रेड के साथ बांध लेना है इनको. पहले आप 10 ml सोल्यूशन ले रहे हैं, फिर नोट कर रहे हैं कि क्या कलर होगा इसका. फिर टेस्ट ट्यूब B फॉर 20 minutes. कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन. 2 नेल तो आपने ले लिए, एक नेल को क्या रखना है? बाहर रखना है कंपेरिजन के लिए. आफ्टर 20 minutes टेक आउट द नेल आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन.
20 मिनट के बाद जब आप आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से बाहर निकालोगे तो क्या देखोगे उसमें, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ठीक है, और आप देखेंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का, जब आपने इसमें आयरन नेल डाली थी तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का जो का कलर कैसा था, और विदाउट जब आयरन नेल नहीं डाली थी तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसा था, ये आपने नोट करना है। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विद द वन केप्ट असाइड। और दो नेल्स आपने क्या करी थी, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाली थी ना, तो इसका ब्राउन जैसा कलर हो जाएगा, और जो दूसरी नेल थी उसका कलर मतलब इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जो नेल्स आयरन नेल डाली थी उनका कलर और जैसा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो थर्ड नेल आपने बाहर रखी थी, ऐसा कलर हो जाएगा। देखो आयरन नेल ऐसा कलर होता है आयरन नेल का। आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से बाहर निकाला जाता है ये आयरन नेल को तो ऐसा कलर हो जाता है। ठीक है, और जो आपने दो टेस्ट ट्यूब ली थी ना, एक टेस्ट ट्यूब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की, एक टेस्ट ट्यूब जिसमें आपने आयरन नेल डाला था, तो आयरन नेल जिसमें डाले थे ना आपने, तो उसका कलर ऐसा जैसा हो जाता है, और कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन का जो कलर है वो ऐसे ही रहता है। तो आप इसमें भी देखोगे रिएक्शन हो रही है। Why does the iron nail become brownish in color and blue color of copper sulfate solution fade? आपने नोटिस किया होगा कि जो आयरन नेल है उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउनिश जैसा हो जाता है, और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन वैसे पहले ब्लू कलर का था वो भी फेड हो जाता है। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी, ये जब एक्टिविटी करोगे तो ये केमिकल रिएक्शन इसमें होगा। आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एक्वस फॉर्म में होता है, तो ये आयरन किसके साथ डिस्प्लेस हो जाएगा, आयरन सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और कॉपर इससे अलग हो जाएगा। कॉपर सल्फेट एक्वस और कॉपर सोल्यूशन। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आयरन क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है और हट रहा है दूसरे एलिमेंट से। मतलब आयरन किससे डिस्प्लेस हो रहा है, आयरन किससे डिस्प्लेस हो रहा है, कॉपर से, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी रिएक्शन को क्या बोला गया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला है। तो आपको इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है लिखने को, ठीक है, और इसके विद एग्जांपल। तो दूसरे एग्जांपल क्या हो सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस टू फॉर्म ZnSO4 एक्वस प्लस कॉपर। ठीक है, Zn किसके साथ मिल गया, सल्फेट के साथ, और कॉपर यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया, और लेड सल्फेट के साथ, और यहाँ कॉपर निकल गया। ठीक है, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जिंक और लेड क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं कॉपर के कंपैरिजन में, तभी तो क्या हो रहा है, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो जिंक और लेड क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, और तभी ये क्या हो रहा है, कॉपर के साथ कंपाउंड में डिस्प्लेस हो रहा है। फिर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल से पता लग रहा है जिसमें डबल बार डिस्प्लेस होगी कोई चीज़। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। आपने क्या करना है, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में लेना है, कितना होना चाहिए, 3 ml होना चाहिए। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने लेना है बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, जो कितना होना चाहिए, 3 ml का, और दोनों को आपने सोल्यूशन को मिक्स करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यू विल ऑब्जर्व दैट वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म। जब आप इन दोनों मिक्स को मिलाओगे ना, बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन और सोडियम सल्फेट सोल्यूशन को, तो क्या होगा, उससे
इनसॉल्युबल होंगे ये, और उससे वाइट सब्सटेंस ऑब्जर्व करोगे कि वाइट सब्सटेंस बन रहा है यहाँ पे। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेट। और ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, जो मतलब घुलते नहीं अच्छी तरह से, तो वो क्या बच जाते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं उनको। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होते हैं उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल भी लिख सकते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वस, ये तो आता होगा आपको बनाने के लिए रिएक्शन। ये जो सोडियम सल्फेट है, तो ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो वहाँ पे आपने अच्छे से एक बार कंसर्न कर लेना। ठीक है, फिर बेरियम क्लोराइड एक्वस, तो क्या फॉर्म होता है, बेरियम सल्फेट सॉलिड और सोडियम क्लोराइड एक्वस। ठीक है, फिर है व्हाट कॉजेज दिस, इसका क्या कारण है। द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 नेगेटिव एंड Ba2 पॉजिटिव। इसका क्या प्रेसिपिटेट क्यों बने, क्योंकि इनके बीच में रिएक्शन हुई ना, Ba2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव के बीच में। अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड, दूसरा प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ था वो सोडियम क्लोराइड था, विच रिमेन्स इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में है। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयन की एक्सचेंज हो रही है रिएक्टेंट के बीच में। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में मैक्सिमम टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का ऐड होना, उसको बोलेंगे हम रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी बोल सकते हैं इसका, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और इस केस में, रिडक्शन के केस में क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, फिर है द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर, पहले क्या किया, एक्टिविटी 1.11 क्या है, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। ये देखो, ये चाइना डिश है, इसमें क्या डाला हुआ है, कॉपर पाउडर डाला है और इसको हीट किया गया है। ठीक है, ये वायर गॉज लगाई है ताकि ये चाइना डिश जले नहीं। ठीक है, काली ना हो ये ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं इसको, और ये बर्नर है, इसको जलाया। तो इसमें क्या ऑब्जर्वेशन हुई ये नोट करना है। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद द ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड। जब कॉपर पाउडर कॉपर पाउडर डाला गया ना यहाँ पे, तो जब इसको जलाया गया तो ये ब्लैक बन गया। क्या बन गया, ये ब्लैक हो गया। और क्या बोलेंगे इसको, कॉपर 2 ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन भी ऐड होगी इसमें थोड़ी। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, ये ब्लैक सब्सटेंस कैसे फॉर्म हुआ, दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज एडिड। ये क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड होगी कॉपर में, एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म, और कॉपर ऑक्साइड इससे फॉर्म हो रहा है। मतलब कॉपर में जब कॉपर को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया गया, ठीक है, हीट किया गया, तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, मतलब ये क्या है,
ऑक्सीडेशन हो रही है इसमें, ठीक है, ऑक्सीडेशन। इफ द हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक कोटेड ऑन द surface turn brown as reverse reaction take place, the copper is obtained। अब देखो, अब क्या हो रहा है, जब हाइड्रोजन पास की, मतलब कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन पास की गई और इसको हीट किया गया तो क्या रिवर्स रिएक्शन फॉर्म हो रही है, क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है और वाटर फॉर्म हो रहा है। और इसमें देखो कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन, मतलब रिडक्शन हो रही है, कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन ऐड किया गया तो क्या फॉर्म हुआ, कॉपर और वाटर। इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जब सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है रिएक्शन में तो इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज हो रही है वे। इफ द सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज इट इज कॉल्ड रिड्यूस, अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है रिएक्शन में तो इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूस हो रही है ये रिएक्शन। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर टू ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, कॉपर टू ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस। कॉपर टू ऑक्साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है और क्या हो रहा है ये, losing oxygen and reduce, hydrogen is gaining oxygen and being oxidized, in other way one reactant gets oxidized while other gets reduced। इस इन रिएक्टेंट में क्या हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक में ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिड्यूस हो रहा है रिएक्शन के ड्यूरिंग। सच रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है तो उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन टू गिव कॉपर प्लस हाइड्रोजन। मतलब देखो यहाँ कॉपर ऑक्साइड था और अब रिमूव हो गया कॉपर ऑक्साइड तो यहाँ पे क्या रहा, सिर्फ कॉपर, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुई। और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। सम अदर एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन ZnCO और MnO2 और 4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म MnCl2 और 2H2OCl2, ठीक है। तो यहाँ क्या देखो, ये वाली चीज़ तो यहाँ पे ये वाली चीज़ें यहाँ लिख लेना थोड़ा सा कि ऑक्सीडाइज सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कौन सा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है H2, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। और रिड्यूस क्या हो रहा है, यहाँ से रिड्यूस हो रहा है ना, CuO, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ओके। तो इसको क्या बोलेंगे, जहाँ से रिड्यूस हो रहा है सब्सटेंस उसको बोलेंगे हम, मतलब यहाँ रिडक्शन हो रही है तो ये CuO यहाँ क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे इसको, CuO को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और H2 को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बाद में भी काम आएगा आपको पता होना चाहिए किसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ रिडक्शन हो रही है, ठीक है। समझ आया ये, फिर से समझा दूँ। जैसे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ हीट तो कॉपर बना और वाटर बना, ठीक है। यहाँ देखो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड एज ए रिडक्शन,
कॉपर ऑक्साइड क्या काम कर रहा है, एज ए रिड्यूस कर रहा है, मतलब किसी चीज़ को कम कर रहा है। और यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, जहाँ से रिडक्शन होती है उसको बोलते हैं हम, उल्टा होता है, मतलब जहाँ से रिड्यूस हो रही है कोई चीज़ तो उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जहाँ पे गेन हो रही है कोई चीज़ उसको बोलेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलो चैप्टर को फिनिश कर ही देते हैं। इन दिस रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO एंड ZNO इज रिड्यूस टू जिंक। ठीक है, कार्बन ऑक्सीडाइज होकर क्या बन रहा है, एक CO बन रहा है, ZNO बन रहा है और रिड्यूस टू जिंक। मतलब ये जो आपने रिएक्शन की, Zn ऑक्सीजन प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन टू फॉर्म जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, HCl is oxidized to Cl2 whereas MnO2 is reduced to MnOCl2. For example, above reaction we can say that if a substance gain oxygen or lose hydrogen during a reaction it is oxidized. If a substance lose oxygen or gain hydrogen during reaction is called reduce. देखो ये above reaction, ये जो आपने रिएक्शन की इसमें सब्सटेंस क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ओके, ऑक्सीजन गेन कर रहा है और हाइड्रोजन लूज कर रहा है रिएक्शन के ड्यूरिंग, तो क्या बोला जाएगा उसको, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है भाई। इफ़ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लूज करता है और हाइड्रोजन गेन हो रहा है तो इस रिएक्शन को, रिएक्शन के ड्यूरिंग, तो इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन के डिफरेंट इफेक्ट देखे होंगे। क्या है ये, कोरोजन। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद द रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। आपने ऑब्जर्व करा होगा कि आयरन के आर्टिकल, जो लोहे की जितनी भी चीज़ें बनती हैं, चाहे बेंच है रखे हुए, देखो पार्क में रखे होते हैं, तो वो कुछ टाइम के लिए तो शाइनी होते हैं, मतलब चमकीले होते हैं जब वो नए नए होते हैं, बट कुछ टाइम के बाद जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, पानी की प्रेजेंस में उनको ऐसे छोड़ा जाता है तो उसमें रेड डिस्कलर आ जाता है। जैसे दराटी देखी होनी आपने, जो घास काटने वाली दराटी होती हैं, तो उसमें भी ऐसा होता है, जब आप उसको ऐसे खुले में छोड़ देंगे तो आप देखोगे बरसात के मौसम में उसमें रस्ट जैसा लग जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, कोरोजन बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन को क्या लग जाता है, रस्ट लग जाता है। ठीक है, some other metals also get tarnished in this manner। और इस तरह से बहुत ज़्यादा मेटल्स क्या हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं, इसका कलर फेड जैसा बढ़ जाता है और उसमें रस्ट भी लग जाता है। हैव यू नोटिस दैट कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। आपने नोटिस किया होगा कि आयरन के ऊपर क्या किया जाता है, कोटिंग लगाई जाती है, कॉपर की या सिल्वर की। When a metal is attacked by a substance around it, such as moisture, acid, etc., it is said to be corrode and this process is called corrosion। अब मेटल में जैसे लोहा ही है, लोहे के ऊपर जब मॉइस्चर, एसिड, इस तरह के सब्सटेंस क्या करेंगे, अटैक करेंगे, तो उसमें कोरोड मतलब रस्ट लग जाता है, उसको हम कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, लाइट चली गई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, कोरोजन बोलते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। और सिल्वर के ऊपर क्या होता है, ब्लैक कोटिंग आ जाती है और कॉपर के ऊपर ग्रीन जैसी कोटिंग आ जाती है, इसी को क्या बोलते हैं हम, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, तो आयरन के केस में भी आ जाती है, जो देखो हम जो ज्वेलरी वगैरह यूज़ करते हैं वहाँ, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी यूज़ करते हैं तो उसमें या फिर चांदी की जितनी भी ज्वेलरी बनाते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो ब्लैक ब्लैक होने लग जाती है। ठीक है,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड ऑल्सो ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल स्पेशली दोज ऑफ आयरन। कोरोजन की वजह से क्या ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जैसे कार की बॉडीज़, ब्रिज जितने भी बने हुए हैं, पुल वगैरह, आयरन की रेलिंग है तो वो भी ख़राब हो जाती है कुछ टाइम के बाद, शिप्स वगैरह और दूसरे ऑब्जेक्ट जो मेटल के बने होते हैं, स्पेशली आयरन के बने होते हैं, उसमें क्या लग जाता है, कुछ टाइम के बाद कोरोजन लग जाता है, मतलब जंग लग जाता है। कोरोजन ऑफ आयरन इज़ सीरियस प्रॉब्लम। और आयरन में कोरोजन होना मतलब ये सीरियस प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन। और हर एक साल बहुत ज़्यादा अमाउंट में मनी को स्पेंड किया जाता है ताकि आयरन के जो डैमेज मटेरियल है, डैमेज जो पार्ट हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 में आप इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ोगे। फिर है रेजिडिटी। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपने देखा होगा कि अगर हम लंबे टाइम तक किसी मटेरियल को ऐसे छोड़ देंगे और तो उसमें स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप देखना घर में ही 2-3 दिन तक दाल को ऐसे ही रखोगे ना, फ्रिज में नहीं डालोगे उसको, तो वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, उससे स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। When fats and oils are oxidized, फैट और ऑयल जब ऑक्सीडाइज होते हैं, दे बिकम रेंजिड एंड दे स्मेल एंड टेस्ट चेंज। उसकी वजह से क्या हो जाता है, फैट और ऑयल जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो उससे जो भी खाने का मटेरियल है वो मतलब ख़राब हो जाता है और उससे स्मेल आना और उसका जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। यूजुअली क्या किया जाता है, अब ये जो फैट और ऑयल जिसमें कंटेन रहता है फूड में, उसमें कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन मतलब एंटीऑक्सीडेंट डाले जाते हैं ताकि को फूड को क्या कर सके, वो प्रिजर्व करके रख सके। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हैज़ टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। और जो जैसे आप देखते हैं कुरकुरे चिप्स वगैरह होते हैं तो उसमें क्या होता है, वो पूरी तरह से भर दिए जाते हैं, ठीक है, एयर टाइट की जाती है उसमें कंटेनर की हेल्प से। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विच गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। आप जानते हो जब चिप्स वगैरह मैन्युफैक्चर मतलब बनाए जाते हैं तो वो जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते इजली और बच जाते हैं वो, ठीक है, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होते। थैंक यू। आप अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।